तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कैंडर। दोस्तों इसे कैंडर कहा जाता है और ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बेबाकी या फिर ईमानदारी से अपनी बात कहना। उसे हम क्या कहते हैं? कैंडर हम उसे कह सकते हैं। यानी कि कैंडर का मतलब होता है कि किसी बात, ओपिनियन या फिर जो फीलिंग है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनेस्टली, बहुत ही ओपनली या फिर बिना कुछ छुपाए कह देना। ठीक है, जैसा है वैसा कहना, उसे हम कैंडर होना कह सकते हैं। जब कोई पर्सन अनकंफर्टेबल या फिर डिफिकल्ट बात भी पोलाइटली लेकिन क्लियरली बोलता है तो उसकी बात में कैंडर होता है। यानी कि वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को बुरा लगेगा या फिर जो है वो उसे बुरा लगेगा इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ या फिर उसके बारे में अच्छी कुछ बात बोल देता हूँ ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं सोची जाती है जब आप जो है वो कैंडर होते हो तब। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है और मतलब कि टीचर है वो स्टूडेंट को सिर्फ जो है वो मतलब कि उसकी तारीफ ही नहीं करती है, बल्कि जो है वो प्रेज़ करने के बजाय उसे जो है वो ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से बता देती है कि बेटा तुम्हारी प्रेजेंटेशन में जो है वो मतलब कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था और क्या इम्प्रूव होना चाहिए था, कि यहाँ पर जो है वो तुमने जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तुम्हें जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था और इस पर काम करना चाहिए था। ये होता है कैंडर होना। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे का मन रखने के लिए जो है वो आपने बोल दिया कि बहुत अच्छा था, आपसे अच्छा तो किसी ने किया ही नहीं। ऐसा नहीं होता। ये होता है कैंडर होना। ठीक है, वैसे अगर कोई फ्रेंड जो है वो तुमसे ऑनेस्टली कहे कि तुम्हें जो है वो मतलब कि तुम्हारी प्लान में एक प्रॉब्लम है, चाहे वो बात सुनने में जो है वो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगे, कड़वी लगे, तो उसे भी हम जो है वो कैंडर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड को ऑनेस्टली बताना कि उसका आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। टीचर का स्टूडेंट को जेन्युइनली और डायरेक्ट फीडबैक देना। इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में ऑनेस्टली बताना। कुछ लोग होते हैं ना कि जो इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू में चली गई तो मैं जो है वो मेरी स्ट्रेंथ्स बता दूंगी लेकिन मेरी कुछ वीकनेसेस है वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका मेरा गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कुछ वीकनेसेस है तो मैं वो भी बताऊंगी खुलकर, क्योंकि मैं कैंडर हूँ। इस तरीके से मीटिंग में किसी प्रॉब्लम को हाइड ना करके ओपनली डिस्कस करना, ये भी कैंडर होना होता है। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? कैंडर होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कैंडर का मतलब सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होता है। ऑनेस्टी मतलब होता है सच बोलना, लेकिन कैंडर का मतलब होता है सच को ओपनली, क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि कैंडर में ओपननेस होता है और डायरेक्टनेस का जो एलिमेंट है वो भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड से पूछने पर बस आपने जो है वो सच बता दिया कि तुम्हें जो है वो उसकी पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी या फिर पसंद आई। ये तुमने सच बोला है। ठीक है, यानी कि कवर अप नहीं किया है और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पसंद नहीं आया है तो भी आपने जो है वो मन रखने के लिए बोला है। आपने ऑनेस्टली कुछ बोला है। ठीक है, यानी कि आपने सच बोला है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है वो फ्रेंड को रिस्पेक्टफुली और ओपनली जो है वो बता दिया है कि पेंटिंग का तो आइडिया जो है वो अच्छा है लेकिन कलर्स जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकते थे, पेंटिंग थोड़ी डल लग रही है, बैकग्राउंड कुछ अच्छा किया जा सकता था, बैकग्राउंड थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था, कलर्स के शेड थोड़े अच्छे लिए जा सकते थे। ये होता है कैंडर होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कमियां निकाल रहे हो, बल्कि आपको जो लगा है वो आपने जो है वो सच सच बता दिया। ठीक है, ये होता है कैंडर होना। ठीक है, ऑनेस्टी में और कैंडर में भी डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ें आपको समझकर चलनी है। और अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फ्रैंकनेस है, सिंसियरिटी है या फिर ओपननेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्रैंकनेस। इसका मतलब होता है कि बिना हिचकिचाहट के साथ अपनी जो है वो बात क्लियरली और ऑनेस्टली कहना। यानी कि जब आप जो है वो हिचकिचाते नहीं हो किसी बात को कहने में और आप जो है वो मतलब कि बोल देते हो डायरेक्टली, उसे हम फ्रैंकनेस होना कहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से फ्रैंकनेस के साथ बताता है कि उसे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो समझने में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ बच्चे जो है वो मतलब कि टीचर से डाउट ही नहीं पूछ पाते, उन्हें लगेगा कि टीचर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे आसपास, ये सारी चीज़ें। ये होता है फ्रैंकनेस कि भाई आपने जो है वो जो आपके मन में था वो डायरेक्टली पूछ लिया बिना किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन के। इसे हम फ्रैंकनेस कहते हैं। ये होता है। ठीक है, सिंसियरिटी हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है दिल से जेन्युइन और ऑनेस्ट होना।
बिना फेक फीलिंग्स के या फिर इंटेंशंस के, उसे हम क्या कहते हैं, सिंसेरिटी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो बर्थडे गिफ्ट पसंद ना आने पर भी जो है वो अपनी रियल ओपिनियन पोलाइटली बताई, जो कि उसकी सिंसेरिटी दिखाती है कि भाई मुझे है ना जो तेरा गिफ्ट है वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कुछ काम की है, तो आई थिंक तेरा गिफ्ट का जो आइडिया है वो थोड़ा मेरे टेस्ट से बाहर है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई थिंक ये होना मतलब कि इस चीज़ के बारे में तो मतलब कि सिंसियर होना थोड़ा इम्पोलाइट हो सकता है कि अगर आप किसी बर्थडे गिफ्ट के बारे में ऐसा कह दो कि भाई मुझे गिफ्ट नहीं पसंद आया, लेकिन और कुछ मामलों में भी हम जो है वो सिंसेरिटी का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप जो है वो जेन्युइनली सच बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओपननेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि अपने जो थॉट्स है, अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरों के साथ फ्रीली शेयर करने की विलिंगनेस होना, इच्छा होना, उसे हम ओपननेस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीम लीडर ने जो है वो ओपननेस की वजह से टीम लीडर की ओपननेस की वजह से एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस कर पाते हैं। अगर मतलब कि टीम लीडर ही स्ट्रिक्ट होगा तो एम्प्लॉयज़ क्यों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उन्हें तो डर लगेगा कि हमें डांट मिलेगी, डांट पड़ेगी, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि टीम लीडर बहुत ही मतलब कि फ्रैंक थे, बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज़ भी अपनी जो है वो खुलकर प्रॉब्लम अच्छे से शेयर कर सकते थे। ये होता है किसी का ओपननेस होना, ठीक है, यानी कि किसी का ओपन होना। इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिसेप्शन है, डिसऑनेस्टी है या फिर सीक्रेसी है, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर या फिर सच छुपाकर गुमराह करना, मिसलीड करना, उसे हम क्या कहते हैं, डिसेप्शन हम उसे कहते हैं। एक तरीके से धोखा आप कह लो, वो भी डिसेप्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि सेलर ने जो है वो प्रोडक्ट की प्रॉब्लम छुपाकर कस्टमर को मिसलीड किया, तो वो क्या है, डिसेप्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मतलब कि बेचने वाला है, सेल्स पर्सन है जो कि वॉशिंग मशीन जो है वो बेच रहा है, और उसने जो है वो ये नहीं बताया है कि ये जो वॉशिंग मशीन है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो वो क्या कर रहा है कि प्रॉब्लम को छुपा रहा है, ठीक है, यानी कि वो जो है वो मतलब कि सामान को चिपकाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जैसे निकल जाए। ये होता है एक तरीके से डिसेप्शन, कि आप जो है वो प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो और आप जो है वो सामने वाले को उसे जो है वो मतलब कि बेच रहे हो, ये होता है डिसेप्शन, ठीक है। डिसऑनेस्टी का मतलब बहुत ही सिंपल है, सच ना बोलना या फिर जानबूझकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि बेईमानी करना, उसे हम डिसऑनेस्टी कहते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है वो अपनी मम्मी से होमवर्क करवा लिया बीमारी का बहाना करके, और टीचर को बता दिया कोई होमवर्क मैं नहीं किया है, तो ये तो डिसऑनेस्टी हुई, आपने झूठ बोला, बेईमानी की, इस तरीके से होता है डिसऑनेस्टी, ओके। सीक्रेसी का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन को जानबूझकर दूसरों से हिडन रखना, छुपाए रखना, सीक्रेट रखना, वो होता है सीक्रेसी, ठीक है। जैसे कि कंपनी ने जो है वो न्यू प्रोजेक्ट के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो एम्प्लॉय से सीक्रेसी के अंडर रखे, यानी कि किसी को बताए नहीं, ये होता है किसी चीज़ की सीक्रेसी, ओके। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टूड है यहाँ तक। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर स्पोक विथ कैंडर अबाउट द प्रॉब्लम इन द प्रोजेक्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर ने प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से और बहुत ही ओपनली बात की, यानी कि उसने प्रॉब्लम्स को छुपाया नहीं और ना ही उन्हें जो है वो मतलब कि अननेसेसरीली कवर अप किया। यहाँ पर कैंडर का मतलब है डिफ़िकल्ट या फिर अनकंफर्टेबल इन्फॉर्मेशन को भी क्लियर, सिंसियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्सप्रेस करना। तो इस तरीके से हमने समझा है कि कैंडर यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेबनेर। दोस्तों इसका मतलब होता है आकर्षक या फिर शालीन या फिर जो खुश मिजाज होता है और सभ्य होता है, स्मार्ट होता है, सलीकेदार होता है, तो उस यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ बताने के लिए हम जो है वो डेबनेर का यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जेक्टिव है हमारे पास, यानी कि विशेषण है। डेबनेर का मतलब होता है किसी पर्सन का कॉन्फिडेंट होना, चार्मिंग होना, वेल मैनर्ड होना और स्टाइलिश होना। स्पेशली उसके अपीयरेंस या फिर बिहेवियर के वे में ये जो वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब कोई पर्सन जो है वो अच्छे कपड़े पहनता है, पोलाइटली बिहेव करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है या फिर ओवरऑल जो है वो सोफिस्टिकेटेड इंप्रेशन देता है, तो उसे डेबनेर कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो अक्सर मतलब कि ज़्यादा मेन के अपीयरेंस यानी कि जो मतलब कि मेल्स होते हैं, आदमी जो लोग होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है वो फॉर्मल इवेंट में नीटली ड्रेस्ड हो, कॉन्फिडेंट गेस्ट से मतलब कि कॉन्फिडेंटली जो है वो सारे मेहमानों से मिलता है, सबसे पोलाइटली वे में जो है वो बात करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को हम जो है वो डेबनेर कह सकते हैं। वैसे अगर कोई एक्टर या फिर जो बिजनेस
बिजनेसमैन है जो कि हमेशा स्मार्टली ड्रेस रहता है, चार्मिंग उसकी पर्सनालिटी है, साथ ही साथ बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है वो, तो उसे भी हम जो है वो डेबनर कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल इवेंट में स्मार्टली ड्रेस या फिर पोलाइटली बिहेव करना, गेस्ट से जो है वो कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली बात करना, इंटरव्यू में नीट अपीयरेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखाना, या फिर सोशल गैदरिंग्स में जो है वो चार्मिंग और सोफिस्टिकेटेड इंप्रेशन देना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? डेबनर होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि डेबनर का मतलब सिर्फ गुड लुकिंग होना नहीं होता है। गुड लुकिंग तो वो होता है जो अच्छा है या फिर अट्रैक्टिव दिखता है नेचुरली, कुछ भी किए बिना, वो होता है गुड लुकिंग, जिसका फेस बहुत ही अच्छा है, जिसका फेस बहुत ही अट्रैक्टिव है, इस तरीके से। लेकिन डेबनर का मतलब होता है जिसका अपीयरेंस जो है वो अट्रैक्टिव तो है ही, साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस भी है, स्टाइलिश भी है, ट्रेंडी भी रहता है, पॉलिश भी है, वेल मैनर्ड भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है, यानी कि 3-4 क्वालिटीज़ जो है वो और भी आती है जब हम डेबनर की बात करते हैं। सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं होता है बंदा, बल्कि साथ साथ जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंट भी होता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन का जो है वो नेचुरली हैंडसम फेस है, यानी कि बहुत ही अच्छा फेस है उसका, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस है, तो ये तो हो सकता है कि गुड लुकिंग है। ठीक है, हो सकता है कि उसका स्टाइल अच्छा ना हो, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा ना हो, बात करने का सलीका अच्छा ना हो, हमने नहीं देखा, हम जो है वो फेस के ऊपर से जो है वो जज कर रहे हैं, तो ये तो होता है किसी का गुड लुकिंग होना। लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसी का मतलब कि कोई मतलब कि फ्रेंड मान लीजिए जो कि स्मार्टली ड्रेस्ड भी है, कॉन्फिडेंट बिहेव भी करता है, लोगों से चार्मिंग और पोलाइट वे में बात भी करता है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें उसको और भी ज़्यादा हैंडसम और इम्प्रेसिव बना देती है। ये होता है किसी का डेबनार होना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड है कि गुड लुकिंग होने में और डेबनार होने में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि चार्मिंग है, डैशिंग है या फिर सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है चार्मिंग। इसका मतलब होता है कि अपने प्लेजेंट पर्सनालिटी या फिर बिहेवियर से दूसरों को अट्रैक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल इवेंट में न्यू स्टूडेंट अपनी फ्रेंडली पर्सनालिटी से सबको क्विक कंफर्टेबल फील कराता है, तो वो कैसा है? चार्मिंग है। यानी कि चार्मिंग मेनली किसी पर्सन के अट्रैक्टिव पर्सनालिटी या फिर बिहेवियर पर फोकस करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डैशिंग हम किसे कहते हैं? जो बहुत ही स्मार्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, एनर्जेटिक अपीयरेंस वाला होता है, उसे हम जो है वो डैशिंग कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो रणवीर सिंह आपने देखा होगा, कितना स्मार्ट है, कितना अट्रैक्टिव है, एनर्जेटिक अपीयरेंस है उसका, तो ये होता है किसी का डैशिंग होना। बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया आपको। तीसरा हमारा आता है सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब होता है पॉलिश्ड, बहुत ही कल्चर्ड होना, रिफाइंड पर्सनालिटी या फिर स्टाइल वाला होना, उसे हम क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड हम उसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में जो है वो गेस्ट ने कामली स्टाफ से बात की और टेबल्स जो है वो मतलब कि टेबल मैनर्स भी जो है वो अच्छे से फॉलो किए, तो ये उसका बिहेवियर कैसा था? सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर था, वेल मैनर्ड था, कल्चर्ड था, पॉलिश था, इस तरीके से। ओके, तो ये सारे सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि अनपॉलिश्ड है, ऑकवर्ड है या फिर क्लमजी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनपॉलिश्ड। इसका मतलब होता है कि जिसकी पर्सनालिटी, जिसके मैनर्स या फिर जिसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें रिफाइनमेंट की कमी होती है, तो उसे हम अनपॉलिश्ड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू में जो है वो कैंडिडेट नॉलेजेबल तो था, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ही अनपॉलिश्ड था, यानी कि इतना अच्छा नहीं था, खास नहीं था। ये होता है किसी का अनपॉलिश्ड होना। ठीक है, इस तरीके से। ऑकवर्ड हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल या फिर सोशली अनकंफर्टेबल या फिर सिचुएशन में नेचुरली बिहेव ना कर पाना, थोड़ा सा जब हम जो है वो मतलब कि अजीब सा फील करते हैं, शर्मिंदगी सी हमें होती है, तो उसे हम ऑकवर्ड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो कि नया नया मतलब कि उसने स्कूल ज्वाइन किया है, नए फ्रेंड्स उसके मतलब कि बनने वाले हैं, सारे मतलब कि नए चेहरे दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? ऑकवर्ड हो जाता है, उसे जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार मैं किसके बीच में आ गया, मेरे पहले वाले फ्रेंड्स अच्छे थे, न्यू स्कूल ज्वाइन कर लिया, किसी को जानता भी नहीं, ये होता है ऑकवर्ड होना। ठीक है, इस तरीके से। अब क्लमजी हमारा तीसरा वर्ड है। क्लमजी का मतलब होता है कि मूवमेंट्स या फिर एक्शंस में ऑकवर्ड या फिर अनकोऑर्डिनेटेड होना। यानी कि जैसे क्लमजी कौन होता है? जैसे कि मान लीजिए कि पार्टी में जो वेटर है, पार्टी में वेटर को हेल्प करते वक्त उसने जो है वो मान लीजिए किसी मतलब कि व्यक्ति ने एक्सीडेंटली डेकोरेशन मतलब कि गिरा दिया, क्योंकि वो थोड़ा क्लमजी था। अब क्लमजी का क्या मतलब होता है? जो गिरता पड़ता रहता है, जिससे जो है वो कोई काम सही से होता नहीं, जब तक वो चीज़ जो है वो गिरे ना, पड़े ना, तब तक वो जो है वो काम उसका पूरा ही नहीं होता। ये होता है क्लमजी होना, कि चल रहा है तो भी मतलब कि हाथ का धक्का लग गया कहीं पर तो कुछ गिर गया, या फिर चल रहा है तो खुद गिर गया, ये होता है क्लमजी होना। ओके, इस तरीके से, यानी कि जिससे कोई काम सलीके से सही से नहीं होता। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नहीं होते उसके काम में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही लुक डेबनार इन हिज वेल फिटेड सूट एट द वेडिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो शादी में जो है वो अपने अच्छे से फिटेड सूट में स्मार्ट लग रहा था, स्टाइलिश लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहा था, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर डेबनार सिर्फ उसके अच्छे कपड़ों को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो ओवरऑल पॉलिश या फिर जो चार्मिंग और जो सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस, जो लुक है ना उसका, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो डेबनार का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कवर्ट। दोस्तों कवर्ट का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ या फिर गुप्त रूप से किया गया, यानी कि कोई काम छुपकर मतलब कि करना या फिर छुपकर किया जाने वाला काम, उसके लिए हम जो है वो कोवर्ट का यूज़ करते हैं। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि कोवर्ट का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्टिविटी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली या फिर हिडन वे में की जाना, ताकि दूसरे लोगों को उसके बारे में पता ना चले। जब कोई एक्शन जो है वो ओपनली नहीं किया जाता है और उसके पर्पस या फिर एक्टिविटी को जानबूझकर हिडन रखा जाता है, तो उसे जो है वो हम कोवर्ट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय सीक्रेटली कॉम्पिटिटर की बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व कर रहा है और कंपनी को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो एक कोवर्ट एक्टिविटी हो सकती है। वैसे अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन सीक्रेटली कलेक्ट की जा रही है विदाउट मेकिंग द एक्टिविटी ऑब्वियस, तो उसे भी जो है वो कोवर्ट कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोवर्ट का मतलब जो है वो प्राइवेट नहीं होता है। प्राइवेट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड लोगों तक रखी जाती है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंसान को नहीं पता, कुछ लोगों को तो पता ही होता है, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि 4-5 लोगों के बीच में जो वो इन्फॉर्मेशन है वहां तक रखी जाती है, उनके आगे नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन कोवर्ट में क्या होता है, जो एक्टिविटी जानबूझकर हिडन रखी जाती है ताकि दूसरों को उसके बारे में पता ही ना चले, तो ये होता है कोवर्ट। ठीक है, डिफरेंस आपको समझना है। यानी कि कोवर्ट में सीक्रेसी और हाइडिंग का जो है वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है, ये चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलनी है। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो अपनी डायरी को जो है वो प्राइवेट रखा, यानी कि हो सकता है कि उसके मम्मी पापा को पता है कि वो डायरी फॉलो करता है, या फिर उसके पास कैसी मतलब कि एक कोई डायरी भी है जिसमें वो क्या लिखता है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा को पता हो सकता है, उसके भाई बहन को पता हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी एक्टिविटी को सीक्रेटली करना और जानबूझकर दूसरों से उस एक्टिविटी को हाइड करना, ये है कोवर्ट। प्राइवेट होने में और कोवर्ट होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है और ध्यान भी रखना है। अब बात करते हैं हमारे सिनोनिम्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि सीक्रेट है, कंसील्ड है या फिर अंडरकवर है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सीक्रेट। इसका मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्लान या फिर एक्टिविटी जो दूसरों से मतलब कि हिडन रखी जाए, छुपा कर रखी जाए, उसे हम सीक्रेट कहते हैं। कंसील का भी सेम मतलब होता है छुपा कर रखना। ठीक है, यानी कि ताकि वो इजीली विजिबल ना हो किसी के सामने। कंसील का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ पर पर्दा डाल देना, उसे ढक देना या फिर उसे छुपा लेना, उसे हम कंसील कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप म्यूजियम में जाते हो, तो म्यूजियम क्या करता है कि वैल्यूएबल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक कंसील स्टोरेज रूम में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा होता है, ये होता है कंसील होना। अंडर कवर का क्या मतलब होता है, अपनी जो रियल आइडेंटिटी होती है या फिर आपका जो मकसद है उसको हाइड करके जो है वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, उससे हम क्या कहते हैं, अंडर कवर कहते हैं। जैसे कि अंडर कवर मिशन होते हैं, उस तरीके से आप समझ पाओगे कि अंडर कवर यानी क्या होता है। कि अगर मान लीजिए कि कोई एजेंट है, अंडर कवर एजेंट, यानी कि क्या होता है कि भाई हमारे देश का कोई व्यक्ति है जो कि दूसरे देश में जो है वो अपनी आइडेंटिटी, अपना भेष बदल कर रहेगा, तो वो हमारे देश के लिए काम करेगा लेकिन रहेगा उनके देश में उनके जैसा। ये होता है अंडर कवर होना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ओवर्ट है, ओपन है या फिर पब्लिक है। सारे अपोजिट वर्ड्स हैं। ओवर्ट का मतलब होता है जो चीज़ ओपनली विजिबल है या फिर जो क्लियर है, जो ऑब्वियस है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, फिर सुनाई दे रही है, उसे हम ओवर्ट कह सकते हैं। यानी कि कोवर्ट एक्टिविटी कैसी होती है, हिडन होती है, जबकि है ना ओवर्ट एक्टिविटी ओपनली की जाती है और उसका पर्पस या फिर नेचर इजीली नोटिस किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने जो है वो ओपनली अनाउंस किया कि वो अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करने वाली है। अब किसी से छुपाया तो नहीं, बल्कि सारी जनता के सामने ओपनली एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं ताकि सबको पता चले। ये होता है ओवर्ट। बस सी यानी कि एक अल्फ़ाबेट का ही फर्क है, कोवर्ट में से सी हटा दो तो ओवर्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये अपोजिट है, बहुत ही क्लोज अपोजिट है, इस तरीके से आप ध्यान रख पाओगे। अगला हमारा वर्ड आता है ओपन।
दोस्तों ओपन का मतलब होता है कि जो हिडन ना हो या फिर जिसे फ्रीली शेयर या फिर डिस्कस किया जा सकता है, उसे हम ओपन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में जो है वो स्कूल ने जो है वो न्यू रूल्स को स्टूडेंट्स के साथ ओपन डिस्कशन में मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया। ये होता है किसी चीज़ का ओपन होना। और पब्लिक हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है जो जनरल पीपल यानी कि जो मतलब कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनके लिए अवेलेबल या फिर ओपनली नोन होना, उसे हम पब्लिक कहते हैं। जो जनता को पता होता है उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इवेंट की जो डेट है वो स्कूल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी गई, यानी कि अब बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि इवेंट कब है। तो इस तरीके से ये होता है पब्लिक होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल है, द टीम हेल्ड अ कोवर्ट मीटिंग टू डिस्कस द सरप्राइज इवेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि टीम ने सरप्राइज इवेंट के बारे में बात करने के लिए सीक्रेटली और हिडन वे में मीटिंग की, यानी कि मीटिंग का जो पर्पस है वो सभी लोगों को बताया नहीं गया था क्योंकि इवेंट को सरप्राइज रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर कोवर्ट का मतलब है जानबूझकर किसी एक्टिविटी को सीक्रेट और हिडन रखना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यूटेशन। दोस्तों इम्प्यूटेशन ये नाउन है जिसका मतलब होता है आरोप, दोषारोपण या फिर किसी व्यक्ति पर किसी गलती या फिर गलत काम की जिम्मेदारी डालना, उसे जिम्मेदार ठहराना, आरोप लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेशन हम उसे कहते हैं। ठीक है, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी गलत काम, किसी फॉल्ट, ब्लेम या फिर नेगेटिव क्वालिटी को किसी पर्सन के साथ जोड़ना या फिर उस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी डालना। जब किसी पर्सन के बारे में ये कहा या फिर सजेस्ट किया जाता है कि उसने कोई गलत काम किया है तो उस बात को इम्प्यूटेशन कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है वो मिसिंग हो जाती है और बिना प्रॉपर एविडेंस के, यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो भी आप जो है वो मतलब कि मैनेजर जो है वो किसी एम्प्लॉय पर मतलब कि उसकी जिम्मेदारी डाल देता है कि उसने जो है वो मतलब कि फाइल गायब की होगी। तो ये क्या कर रहा है, तो एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है वो एक इम्प्यूटेशन ऑफ ब्लेम है। वैसे अगर किसी पॉलिटिशियन पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो वो भी इम्प्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि किसी एम्प्लॉय पर मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, किसी पर्सन पर डिसऑनेस्टी का एलिगेशन लगाना, आपके पास सबूत कुछ नहीं है, बस आपकी जो है वो मतलब कि एक तरीके से आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि भाई मुझे ये लग रहा है, तो आप जो है वो उस पर आरोप लगा देते हो। इस तरीके से किसी लीडर को जो है वो करप्शन से जोड़ना या फिर मतलब कि किसी स्टूडेंट पर चीटिंग का ब्लेम लगाना, तो ये जो सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, तो ये इम्प्यूटेशन के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इम्प्यूटेशन का जो मतलब है वो सिर्फ ब्लेम करना नहीं होता। मतलब कि ब्लेम का क्या मतलब होता है, ब्लेम मतलब होता है किसी को डायरेक्टली गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल कह लेना। ठीक है, आप जो है वो डायरेक्टली कह देते हो उसे। लेकिन इम्प्यूटेशन का क्या मतलब होता है, किसी पर्सन के साथ फॉल्ट, रॉन्ग डूइंग या फिर नेगेटिव क्वालिटी को फॉर्मली या फिर इनडायरेक्टली एसोसिएट करना। उसे नहीं कहा जाता कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, बल्कि उसे जो है वो जोड़ा जाता है कि हो सकता है कि ये हो, इस तरीके से। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने कहा कि तुमने होमवर्क नहीं किया है, इसलिए जो है वो इस काम के लिए तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये तो हो गया ब्लेम करना। टीचर का जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से कांटेक्ट हो गया और टीचर ने जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से ही ये बात कही है कि तुमने होमवर्क नहीं किया है तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन किसी स्टूडेंट के बारे में ये कहना कि उसने चीटिंग की होगी बिना सिचुएशन को प्रॉपरली प्रूव किए, बिना किसी एविडेंस के साथ, ये होता है इम्प्यूटेशन। आपको जो है वो यहाँ पर पता नहीं है अच्छे से कि भाई मतलब कि उसने चीटिंग की है या फिर नहीं की है, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, बस उसके बारे में चर्चा चल रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसने चीटिंग की होगी। तो ये होता है इम्प्यूटेशन कि आप जो है वो इनडायरेक्टली बोल रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एक्यूजेशन है या फिर एलिगेशन है या फिर एट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अक्यूजेशन। अक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पर्सन पर किसी रॉन्ग एक्शन या फिर क्राइम का आरोप लगाना, उसे हम कहते हैं अक्यूजेशन। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ने क्लास में चीटिंग की अक्यूजेशन फेस की, ऑल्दो टीचर के पास क्लियर कोई प्रूफ नहीं था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एलिगेशन का भी लगभग यही मतलब होता है। एलिगेशन का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट किया गया क्लेम कि उसने कुछ जो है वो मतलब कि रॉन्ग किया है, दावा करना एक तरीके से, लेकिन वो क्लेम अभी प्रूव नहीं हुआ है, उसे हम एलिगेशन कह सकते हैं। जैसे कि मतलब कि एलिगेशन मेनली अनप्रूवन क्लेम को हाईलाइट करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कंपनी के मैनेजर के अगेंस्ट फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की एलिगेशन न्यूज़ में आई, लेकिन अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हुई है कि ये जो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट है ये उसी ने किया है। जब कोई चीज़ मतलब कि साबित नहीं हो जाती है, क्लियर नहीं हो जाती है, बस उस पर आरोप लगाया जाता है, उसे जो है वो शक के दायरे में यानी कि घेरे में रखा जाता है, तब आप जो है वो एलिगेशन का यूज़ करो। ठीक है, इस तरीके से। एट्रीब्यूशन हमारा तीसरा वर्ड है।
इसका मतलब होता है कि किसी एक्शन, क्वालिटी या फिर रिजल्ट को किसी पर्सन या फिर कॉज से जोड़ना, ठीक है। जैसे कि कोच ने जो है वो टीम की विक्ट्री का जो एट्रीब्यूशन है वो प्लेयर की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस को दिया, तो उसे हम एट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ये सारे जो है वो हमारे सिनोनिम्स थे जो कि हमने क्लियर यानी कि डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रेज है, एक्विटल है या फिर एक्सोनरेशन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है कि भाई पर्सन का जो, किसी पर्सन का अगर अच्छा काम है, गुड वर्क है या फिर उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको अप्रिशिएट करना, सराहना या फिर तारीफ करना, उसे हम जो है वो मतलब कि प्रेज करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपने जो है वो होमवर्क कंप्लीट किया है, एग्जाम में जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म दिया है, तो टीचर क्या करेंगे, आपको प्रेज करेंगे यानी कि आपकी तारीफ करेंगे, इस तरीके से आपको शाबाशी देंगे। ये होता है प्रेज करना। एक्विटल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी पर्सन को ऑफिशियली किसी क्राइम या फिर चार्ज से नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर देना, उसे हम जो है वो मतलब कि एक्विटल कह सकते हैं, यानी कि दोष मुक्ति करना एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ने जो है वो सफिशिएंट एविडेंस ना मिलने पर अक्यूज को एक्विटल दे दिया, यानी कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई मतलब कि कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए। ये होता है एक्विटल। यानी कि एक्विटल ऑफिशियली इस्टेब्लिश करता है कि पर्सन उस चार्ज के लिए गिल्टी है ही नहीं। इस तरीके से आप समझिए कि एक्विटल यानी होता क्या है, ठीक है। अब एक्सोनरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सोनरेशन का मतलब होता है किसी पर्सन को ब्लेम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑफिशियली फ्री कर देना, उसे हम एक्सोनरेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक्सोनरेशन में उस पर्सन को उस ब्लेम से क्लियर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि नए सबूत ने एम्प्लॉय को कंप्लीटली एक्सोनरेट कर दिया आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। ऐसा हो सकता है कि भाई किसी एम्प्लॉय पर चोरी का इल्ज़ाम लगा हो, लेकिन जब नया सबूत मिला तो उससे ये कंप्लीट हो गया कि भाई उसने जो है वो कुछ किया ही नहीं है, तो उसे अब जो है वो छोड़ दिया गया या फिर इस चीज़ से जो है वो मुक्त कर दिया गया, उस पर जो दोष लगा था वो हटा दिया गया। ये होता है एक्सोनरेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द इम्प्यूटेशन ऑफ डिसऑनेस्टी डैमेज हिज रेप्यूटेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि उस पर्सन पर डिसऑनेस्टी का ब्लेम या फिर एलिगेशन लगाया गया था और इसी वजह से उसकी जो रेप्यूटेशन है उसको नुकसान हुआ। यहाँ पर इम्प्यूटेशन का मतलब किसी नेगेटिव क्वालिटी यानी कि डिसऑनेस्टी को किसी पर्सन के साथ एसोसिएट या फिर एट्रीब्यूट करने से है। इस तरीके से हमने समझा है कि इम्प्यूटेशन यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लैंक। दोस्तों फ्लैंक ये जो वर्ड है ये नाउन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है और वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम नाउन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का किनारा, कोई चीज़, किसी चीज़ की बगल, उसे हम कहते हैं फ्लैंक। जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है किनारे से किसी को घेरना या फिर हमला करना, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि फ्लैंक का जो मतलब है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। एज अ नाउन फ्लैंक का मतलब होता है किसी पर्सन, एनिमल, ग्रुप या फिर ऑब्जेक्ट का साइड पार्ट या फिर जो किनारा होता है वो। और एज अ वर्ब फ्लैंक का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर ग्रुप के साइड में पोजीशन लेना या फिर साइड से सराउंड करना, अटैक करना, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि फुटबॉल मैच में अगर एक प्लेयर फील्ड के साइड से आगे बढ़कर जो है वो अपोनेंट के डिफेंस को क्रॉस करता है तो वो फ्लैंक से अटैक कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई साइड से आकर जो है वो हमला कर रहा है। वैसे ही माउंटेन्स के बीच से निकलती रोड के दोनों साइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम जो है वो फ्लैंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों फ्लैंक का जो मतलब है वो सिर्फ साइड नहीं होता है। साइड का मतलब होता है किसी चीज़ का सामान्य किनारा या फिर बगल, लेकिन फ्लैंक का मतलब होता है किसी पर्सन, ग्रुप या फिर ऑब्जेक्ट या फिर इंफॉर्मेशन का स्पेसिफिक साइड, स्पेशली जब पोजीशन या फिर स्ट्रैटेजी की बात होती है तब। यानी कि फ्लैंक में अक्सर साइड पोजीशन का सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक चेयर है जो कि लेफ्ट साइड में एक मतलब कि एक चेयर के लेफ्ट साइड में एक बैग रखा है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये तो सिंपल साइड है, साइड को हम दिखा रहे हैं। लेकिन फुटबॉल टीम ने अपोनेंट के डिफेंस के साइड से अटैक किया तो ये होता है फ्लैंक, कि भाई उसने साइड में जाकर जो है वो हमला किया। आई होप आपको क्लियर है कि साइड और फ्लैंक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड है जैसे कि साइड है, एज है या फिर विंग है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है साइड। साइड का मतलब होता है पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस या फिर ग्रुप का एक किनारा या फिर बगल वाला हिस्सा, उसे हम जो है वो साइड कहते हैं। जैसे कि फुटबॉलर मूव्ड क्विकली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि वो किनारे किनारे जो है वो मतलब कि मूव कर रहा था, इस तरीके से। एज क्या होता है? एज का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या फिर एरिया का आउटर बाउंड्री या फिर जो किनारा होता है उसे हम एज कहते हैं, ठीक है। एज मेनली आउटर बाउंड्री को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि द कैफे इज लोकेटेड नियर द एज ऑफ द पार्क, यानी कि वो पार्क के किनारे पर था कैफे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। विंग हमारा तीसरा वर्ड आता है।
इसका मतलब होता है कि किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर्मेशन का साइड सेक्शन। स्पोर्ट्स में भी इसका यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि द प्लेयर मूव टुवर्ड द लेफ्ट विंग ड्यूरिंग द मैच, यानी कि वो लेफ्ट साइड से मतलब कि मूव कर रहा था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है किसी चीज़ का विंग होना, ठीक है। विंग यूजुअली किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या फिर टीम के साइड सेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि सेंटर है, मिडल है या फिर कोर है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। सेंटर का मतलब होता है किसी प्लेस, ऑब्जेक्ट या फिर ग्रुप का बीच वाला पार्ट, ओके। बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। मिडल का भी यही मतलब होता है, किसी चीज़ का बीच का पार्ट, वो भी मिडल होता है। कोर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का सेंट्रल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे हम जो है वो कोर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द कोर ऑफ द ग्रुप स्टेड टुगेदर ड्यूरिंग द एक्टिविटी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि कोर सेंट्रल या फिर एसेंशियल पार्ट को रेफर करता है। इस तरीके को मतलब कि इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि कोर यानी होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द प्लेयर्स अटैक्ड फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्लेयर्स ने फील्ड के लेफ्ट साइड से अटैक किया। यहाँ पर फ्लैंक का मतलब जो है वो टीम या फिर फील्ड का साइड एरिया है, ठीक है। स्पोर्ट्स में जब कोई टीम अपोनेंट के डिफेंस के साइड से मूव करती है या फिर अटैक करती है, तो उस साइड पोजीशन को दिखाने के लिए हम जो है वो फ्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स जो है वो मतलब कि लेफ्ट साइड से जो है वो, जैसे आपको एरो बताया गया है वैसे जो है वो मतलब कि भाग रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, ये होता है फ्लैंक, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्लट। दोस्तों ग्लट ये जो वर्ड है ना, ये भी नाउन और वर्ब दोनों ही सेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम नाउन के सेंस में इसका यूज़ करते हैं ग्लट का, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना, भरमार होना, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा होना किसी चीज़ की, या फिर प्रचुरता होना। और जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा से भर देना किसी चीज़ को, तो उसे हम जो है वो ग्लट कह सकते हैं। यानी कि नाउन और वर्ब दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ हो सकता है। यानी कि ग्लट का मतलब होता है किसी चीज़ की सप्लाई या फिर क्वांटिटी का डिमांड से बहुत ही ज़्यादा हो जाना। जब मार्केट, प्लेस या फिर सिचुएशन में कोई प्रोडक्ट या फिर जो कोई आइटम है या फिर कोई जो रिसोर्स है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो कि उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए वो, तो उसे ग्लट कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी सीज़न में फार्मर्स ने बहुत ही ज़्यादा टोमेटोज़ जो है वो प्रोड्यूस कर दिए हैं, और मार्केट में जो है वो मतलब कि टमाटर की जो सप्लाई है वो कस्टमर्स की डिमांड से भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मार्केट में जो है वो ग्लट ऑफ टोमेटोज़ हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे अगर जो है वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइप के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो जाए और ऑडियंस की डिमांड उतनी ना हो, तो उस सिचुएशन को भी जो है वो ग्लट कहा जा सकता है कि भाई किसी चीज़ की मतलब कि मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, प्रचुरता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ग्लट का जो मतलब है वो सिर्फ एबंडेंस नहीं होता है। एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होना, ऑफन पॉजिटिवली, यानी कि जितना चाहिए उतना अवेलेबल होना। एबंडेंस का तो ये मतलब होता है। लेकिन ग्लट का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी का जो डिमांड है या फिर जो मतलब कि नीड से है उससे ज़्यादा एक्सेसिव हो जाना, ऑफन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है जब किसी चीज़ का मतलब कि हद से ज़्यादा हो जाना, ऐसा कुछ सेंस आता है किसी चीज़ में से, ओके। यानी कि उससे जो है वो मतलब कि एक तरीके से उसकी खपत करना बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि रिस्की या फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि अब इतनी सारी चीज़ आ तो गई है, लेकिन इसे जो है वो लोगों तक मतलब कि लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे, या फिर इसे जो है वो मतलब कि प्रॉफिट कमाते हुए जो है वो प्रॉफिट देखते हुए भी जो है वो मतलब कि लोगों में मतलब कि बांटे कैसे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ग्लट में टू मच कंपेयर्ड विद डिमांड और नीड का सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि फेस्टिवल के टाइम में जो है वो मार्केट में फ्रूट्स की सप्लाई अच्छी थी, यानी कि एबंडेंस थी, एबंडेंट थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एबंडेंट थी यानी कि जितनी चाहिए थी उतनी थी, ना ज़्यादा थी ना कम थी, यानी कि जितना उन्होंने मतलब कि फ्रूट्स का स्टॉक लाया था वो सारा बिक गया, ना बचा और ना ही किसी को कम पड़ा। ये होता है किसी चीज़ का एबंडेंस होना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट में फ्रूट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि कस्टमर्स की डिमांड से सप्लाई बहुत ही एक्सीड हो चुकी है और प्राइसेस जो है वो गिरने लगे हैं। अब क्योंकि सामान अगर ज़्यादा है तो वो सड़ने लगेगा, और सड़ने से तो अच्छा है कि आप उसे जो है वो कम प्राइस में ज़्यादा बेचो, ओके। ये होता है जब मतलब कि किसी चीज़ को मतलब कि ग्लट हो जाता है। ग्लट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का अवेलेबल होना। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि एबंडेंस यानी कि ग्लट में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अब सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं जैसे कि सरप्लस है, ओवर सप्लाई है या फिर एक्सेस है।
सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की रिक्वायर्ड क्वांटिटी से एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे हम जो है वो सरप्लस कहते हैं। जैसे कि स्कूल इवेंट के बाद जो है वो फूड का सरप्लस बच गया यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना बच गया, इसीलिए जो है वो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसे नियर बाय शेल्टर को डोनेट कर दिया। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मतलब कि सरप्लस हमें क्या पढ़ना है, सरप्लस का मतलब होता है कि जितनी हमें चाहिए थी किसी चीज़ की क्वांटिटी, उससे कुछ ज़्यादा आ चुकी है, उसे हम सरप्लस कहते हैं। जैसे कि घर में मतलब कि हमारे खाना मतलब कि सरप्लस बन ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वो जितना खाना खाते हैं आप एग्जैक्टली उतना बना पाओगे। एक आध इंसान का जो है वो खाना ज़्यादा भी निकल आता है उसमें से। ये होता है किसी चीज़ का सरप्लस होना, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होता है कुछ भी कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि अब इसे जो है वो मतलब कि इसकी खपत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे, उसे हम सरप्लस कहेंगे, ठीक है। ओवर सप्लाई का क्या मतलब होता है, डिमांड के कंपैरिजन में किसी प्रोडक्ट या फिर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा मतलब कि सप्लाई होना, उसे हम ओवर सप्लाई कहते हैं। जैसे कि हमने टोमेटोज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि भाई जितनी तो डिमांड नहीं थी उससे ज़्यादा जो है वो टमाटर आ चुके थे, तो अब जो है वो उसे मतलब कि कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। ये होता है किसी चीज़ का ओवर सप्लाई करना। एक्सेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादती, यानी कि नॉर्मल रिक्वायर्ड या फिर सूटेबल अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी होना। जैसे कि मान लीजिए कि द रेस्टोरेंट हैड एन एक्सेस ऑफ फूड आफ्टर द लार्ज इवेंट, यानी कि मतलब कि एक रेस्टोरेंट में जो है वो एक इवेंट खत्म होने के बाद बहुत सारा जो खाना है वो बच चुका था, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, ये होता है एक्सेस। ओके, आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है या फिर डेफिशिएंसी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, अब हम पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कमी है, इस तरीके से। शॉर्टेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम अवेलेबल होना, उसमें हम क्या कहेंगे, शॉर्टेज हम उसे कहेंगे। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है, किसी रिसोर्सेज का लिमिटेड या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना, उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब सूखा पड़ जाता है, जब अकाल आता है, तब वाटर स्कार्सिटी बिकेम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए जो है वो पानी की किल्लत बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये होता है किसी चीज़ का स्कार्सिटी। डेफिशिएंसी हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि किसी रिक्वायर्ड चीज़ की इनसफिशिएंट क्वांटिटी या फिर लैक होना, ठीक है। यानी कि ग्लट में क्वांटिटी नीड से ज़्यादा होती है, जबकि डेफिशिएंसी में क्वांटिटी रिक्वायर्ड लेवल से कम होती है, यानी कि सबको जो है वो मतलब कि सारी चीज़ें आसानी से मिल नहीं पाती। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, द स्कूल फेस्ड डेफिशिएंसी ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक दिस ईयर, यानी कि सारे बच्चों में जो है वो टेक्स्ट बुक बट नहीं पाई, यानी कि सारे बच्चों को मिल नहीं पाई, जितनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम निकली। ये होती है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी बॉडी में भी जो है वो कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि है तो सही वो हमारी बॉडी में, लेकिन कम मात्रा में है, उसको हम जो है वो डेफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द मार्केट इज़ फेसिंग अ ग्लट ऑफ चीप स्मार्टफोन्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मार्केट में जो है वो सस्ते स्मार्टफोन्स की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, और अवेलेबल फ़ोन्स की जो क्वांटिटी है वो डिमांड के कंपैरिजन में एक्सेसिव है। तो यहाँ पर ग्लट का मतलब सिर्फ बहुत सारे स्मार्टफोन होने से नहीं है, बल्कि डिमांड के कंपैरिजन में उनकी सप्लाई का अननेसेसरीली हाई हो जाने से है। इस तरीके से हमने पढ़ा है कि ग्लट यानी होता क्या है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ह्यूमंगस। दोस्तों ह्यूमंगस, इसका क्या मतलब होता है, ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही बड़ी होना, बहुत विशाल होना, बहुत ही विशालकाय होना, अत्यधिक बड़ा होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमंगस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक्सट्रीमली लार्ज या फिर यूजुअली मतलब कि ह्यूज होना, अनयूजुअली ह्यूज होना, यानी कि जैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा बड़ा होना। जब कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस, कोई अमाउंट या फिर प्रॉब्लम नॉर्मल साइज से एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसके लिए हम ह्यूमंगस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी थीम पार्क में एक राइड इतनी बड़ी है कि उसे देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, तो उस राइड को जो है वो ह्यूमंगस कहा जा सकता है। वैसे अगर बर्थडे पार्टी में केक नॉर्मल केक से कई गुना मतलब कि बड़ा है, तो उसे भी हम ह्यूमंगस केक कह सकते हैं। यानी कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होना, एक्सट्रीमली लार्ज केक ऑर्डर करना, किसी इवेंट में ह्यूज क्राउड होना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ह्यूमंगस होने के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ह्यूमंगस का जो मतलब है वो सिर्फ लार्ज नहीं होता। लार्ज का मतलब होता है सामान्य से बड़ा होना, थोड़ा बड़ा होना, कितना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कोई चीज़ अगर नॉर्मल से बड़ी है तो उसे हम लार्ज कह सकते हैं। ह्यूज, इसके बाद दूसरा वर्ड आता है।
ह्यूज क्या होता है कि भाई बहुत बड़ा है, उसे हम ह्यूज कहेंगे। लेकिन ह्यूमंगस क्या होता है, बेहद या फिर असाधारण रूप से बड़ा, जितना नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। यानी कि लार्ज और ह्यूज के बाद भी कुछ बड़ा जो हो सकता है ना, उसे हम ह्यूमंगस कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक नॉर्मल सा कोई शॉपिंग मॉल है जो काफ़ी बड़ा है, तो ये मेरे लिए लार्ज होगा। एक स्टेडियम है जो बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए ह्यूज हो जाएगा। लेकिन एक बिल्डिंग है जो कि इतनी ज़्यादा मैसिव है कि उसे देखकर लोग जेन्युइनली शॉक हो जाते हैं, जैसे कि आप बुर्ज खलीफा कंसिडर कर लो, ये होती है ह्यूमंगस बिल्डिंग, यानी कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी ने देखी नहीं होगी, ये होता है किसी का ह्यूमंगस कहना, ठीक है। आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है कि लार्ज क्या होता है, ह्यूज क्या होता है और ह्यूमंगस क्या होता है, ठीक है। अब सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि एनॉर्मस है, या फिर गाइगेंटिक है, या फिर जाइगेंटिक भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग गाइगेंटिक कहते हैं। मैसिव हमारा तीसरा वर्ड है। एनॉर्मस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज या फिर वेरी ग्रेट इन अ साइज और अमाउंट, उसे हम कहते हैं एनॉर्मस। ओके, उसे हम एनॉर्मस कह सकते हैं। एनॉर्मस रिलेटिवली फॉर्मल वर्ड है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल आपको देकर बताऊं तो हम कह सकते हैं द कंपनी रिसीव्ड एन एनॉर्मस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द इंटर्नशिप। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इंटर्नशिप के लिए जो है वो मतलब कि बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है वो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई थी। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक इसका असली प्रोनाउंसिएशन है। ओके, जाइगेंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, स्पेशली साइज में, ठीक है। ये वर्ड हमने जो है वो पिछले आई थिंक पिछले कुछ वोकैब वाले सेशंस में हमने मेन वर्ड के हिसाब से भी पढ़ रखा है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ एक्सट्रीमली लार्ज होती है स्पेशली साइज में, तो उसे हम जो है वो मतलब कि जाइगेंटिक कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ वी सॉ अ जाइगेंटिक स्टैचू आउटसाइड द म्यूजियम, यानी कि हमने बहुत ही एक बड़ा म्यूजियम के बाहर जो है वो एक पुतला यानी कि स्टैचू देखा, ये होता है किसी चीज़ का जाइगेंटिक होना। मैसिव हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी हैवी या फिर सब्सटैंशियल। जैसे कि द स्टेडियम अंडरवेंट अ मैसिव रेनोवेशन बिफोर द टूर्नामेंट, यानी कि स्टेडियम में जो है वो मतलब कि एक बहुत ही बड़ा रेनोवेशन चल रहा था टूर्नामेंट के पहले। इस तरीके से यूज होता है मैसिव का। मैसिव साइज के साथ साथ वेट, स्केल या फिर इंपॉर्टेंस का सेंस भी दे सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि टाइनी है, मिनिएचर है या फिर मिनिस्क्यूल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सट्रीमली स्मॉल होना। जैसे कि हम कहें कि द पपी वॉज सो टाइनी दैट इट कुड ईजिली फिट इन अ स्मॉल बास्केट, यानी कि जो पपी है वो इतना ज़्यादा छोटा था, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब कि क्यूट और छोटा था कि वो आसानी से नॉर्मल सी छोटी सी बास्केट में भी फिट हो सकता था, इस तरीके से। ओके, मिनिएचर का क्या मतलब होता है कि किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का बहुत ही स्मॉलर वर्जन, उसे हम मिनिएचर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो मतलब कि खिलौने होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो कैसे मिनिएचर है। हमारे कपड़े अलग साइज़ के होते हैं, उनके कपड़े बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो मिनिएचर है। मिनिएचर शूज़ हो सकते हैं, मिनिएचर ब्रेसलेट हो सकता है, मिनिएचर घड़ी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि ही कलेक्ट्स मिनिएचर मॉडल्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, यानी कि उसके पास जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है ना, उसके मिनिएचर मॉडल्स है, यानी कि छोटे वर्जन है उसके पास, इस तरीके से हम कहेंगे। मिनिस्क्यूल हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ बेहद छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ द इंसेक्ट वाज सो मिनिस्क्यूल दैट वी कुड बेयरली सी इट, यानी कि एक जो मतलब कि कोई कीड़ा था, कोई मकोड़ा था, वो इतना ज़्यादा छोटा था कि हम जो है वो मतलब कि बहुत ही हार्डली, बहुत ही मुश्किल से उसे बेयरली देख पा रहे थे। ये होता है किसी चीज़ का मिनिस्क्यूल होना, यानी कि एक्सट्रीम स्मॉल साइज को शो करता है मिनिस्क्यूल वर्ड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, दे बिल्ट अ ह्यूमंगस स्टेज फॉर द स्कूल फेस्टिवल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि स्कूल फेस्टिवल के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेज बनाया था, ठीक है। यानी कि ह्यूमंगस सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि स्टेज लार्ज था या फिर ह्यूज था, बल्कि इम्फोसाइज कर रहा है कि स्टेज अनयूजुअली और एक्सट्रीमली लार्ज था। यानी कि जितना जो है वो स्कूल में स्टेजेस इतने बड़े बड़े लगते नहीं है, उससे भी पहली बार इतना बड़ा किसी स्कूल में जो है वो स्टेज लगा होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ह्यूमंगस का यूज़ किया है कि स्टेज के मामले में बड़े से बड़ा स्टेज पहली बार लाइफ में कितना बड़ा स्टेज हो सकता है, ये किसी ने यही देखा होगा। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया है ह्यूमंगस का। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेमॉन्स्ट्रेंस। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले तो हमारे पास नाउन है। इसका मतलब होता है आपत्ति, विरोध या फिर शिकायत के साथ जो है वो समझाना, कड़े शब्दों में असहमति व्यक्त करना, उसे हम रेमॉन्स्ट्रेंस कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के एक्शन, किसी डिसीजन या फिर बिहेवियर पर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट या फिर ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस करना, यूजुअली इस इंटेंशन के साथ कि वो अपनी गलती को समझे और अपना डिसीजन जो है वो चेंज करे। इसमें सिर्फ कंप्लेंट करना नहीं होता है, बल्कि किसी को रीज़न देकर समझाना या फिर प्रोटेस्ट करना भी शामिल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर एक टीचर स्टूडेंट को स्कूल रूल्स जो है वो ब्रेक करने पर सीरियसली समझाते हैं और कहते हैं कि
उनका जो बिहेवियर है, यानी कि जो तुम्हारा बिहेवियर है एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो टीचर की बात में क्या है, रेमॉन्स्ट्रेंस हो सकता है, शिकायत हो सकती है इस तरीके से। वैसे अगर एम्प्लॉयज़ किसी अनफेयर डिसीजन के अगेंस्ट मैनेजमेंट के सामने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन रेज करे तो वो भी रेमॉन्स्ट्रेंस हो सकता है, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का चाइल्ड के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना, टीचर का स्टूडेंट को रूल ब्रेक करने पर समझाना, किसी एम्प्लॉयज़ का अनफेयर वर्क प्लेस डिसीजन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, रेमॉन्स्ट्रेंस के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रेमॉन्स्ट्रेंस का मतलब सिर्फ कंप्लेंट करना नहीं होता है। कंप्लेंट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बताना, लेकिन रेमॉन्स्ट्रेंस का मतलब होता है किसी एक्शन या फिर डिसीजन के अगेंस्ट स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना या फिर रीजंस के साथ समझाने की कोशिश करना, ठीक है। यानी कि रेमॉन्स्ट्रेंस में डिसएग्रीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्शन भी होता है, रीजनिंग भी होती है और परसुएशन का सेंस भी होता है। इस चीज़ से इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है वो टीचर से कहा कि होमवर्क बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ये होता है कंप्लेंट करना। लेकिन स्टूडेंट ने टीचर को रिस्पेक्टफुली समझाया कि असाइनमेंट की डेडलाइन अनरियलिस्टिक है और डेडलाइन एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की, ये है रेमॉन्स्ट्रेंस। एक तरीके से विरोध जताया है थोड़ा सा कि भाई टाइम थोड़ा और ज़्यादा दो, इतने टाइम में तो हम नहीं कर पाएंगे, ये होता है रेमॉन्स्ट्रेंस करना, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है डिफरेंस। और ये तो हमारे पास नाउन है, ये हमने पढ़ लिया। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट है, ऑब्जेक्शन है या फिर रिप्रूव है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है कि किसी डिसीजन, एक्शन या फिर सिचुएशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करना, उसे हम प्रोटेस्ट करना कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सडन कैंसिलेशन ऑफ देयर स्कूल इवेंट, यानी कि मतलब कि स्टूडेंट ने क्या किया कि सडनली जो है वो मतलब कि अचानक से कैंसिलेशन ऑफ देयर स्कूल इवेंट, यानी कि स्कूल इवेंट के कैंसिलेशन पे मतलब कि प्रोटेस्ट करना, यानी कि आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, ये होता है प्रोटेस्ट करना। ऑब्जेक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी आइडिया, डिसीजन या फिर एक्शन के अगेंस्ट डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करना, आपत्ति जताना, तो उसे हम ऑब्जेक्शन कहते हैं। और रिप्रूफ हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी की मिस्टेक या फिर रॉन्ग बिहेवियर के लिए डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना, उसे हम रिप्रूफ कहते हैं। जैसे कि मतलब कि रिप्रूफ मेनली किसी पर्सन के बिहेवियर को क्रिटिसाइज या फिर करेक्ट करने पर ज़्यादा फोकस करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ द टीचर गेव द स्टूडेंट अ जेंटल रिप्रूफ फॉर इंटरप्टिंग द क्लास, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई टीचर ने जो है वो मतलब कि स्टूडेंट को मतलब कि बीच में जो है वो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए एक जेंटल रिप्रूफ दिया, यानी कि उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया, मिस्टेक या फिर रॉन्ग बिहेवियर के लिए जो है वो मतलब कि आपत्ति जताई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये होता है किसी चीज़ को रिप्रूव करना। आई होप आपको क्लियर है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि अप्रूवल है, एग्रीमेंट है या फिर एक्सेप्टेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है किसी आइडिया, किसी डिसीजन या फिर एक्शन को एक्सेप्ट करना या फिर सपोर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैनेजर है जो कि टीम के नए आइडिया को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अप्रूवल दे रहा है, यानी कि मान्यता दे रहा है। एग्रीमेंट हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी ओपिनियन, डिसीजन या फिर आइडिया से एग्री करना, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। सहमत होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। जैसे कि आफ्टर डिस्कसिंग द प्लान एवरीवन रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि प्लान को डिस्कस करने के बाद सब लोग जो है वो एग्री कर गए, मान गए, ये होता है एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी सिचुएशन, डिसीजन या फिर आइडिया को मर्जी से एक्सेप्ट कर लेना, उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। ये सारे जो है वो हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हर रेमॉन्स्ट्रेंस मेड द मैनेजर रिकन्सिडर द डिसीजन, ओके। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मैनेजर के डिसीजन के अगेंस्ट स्ट्रांगली और रीजनेबली ऑब्जेक्शन किया और उसकी बात सुनने के बाद मैनेजर ने अपने डिसीजन को दोबारा कंसीडर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर रेमॉन्स्ट्रेंस का मतलब सिर्फ कंप्लेंट करने से नहीं है, बल्कि डिसएग्रीमेंट को क्लियरली एक्सप्रेस करके सामने वाले को अपना डिसीजन कंसीडर करने के लिए समझाने से है। इस तरीके से हमने यूज़ किया है रेमॉन्स्ट्रेंस का, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवॉइड। दोस्तों डिवॉइड का मतलब होता है रहित, वंचित, बिना किसी चीज़ के या फिर जिसमें किसी चीज़ की बिल्कुल कमी होती है, उसे हम डिवॉइड कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि डिवॉइड का मतलब होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर सिचुएशन का किसी पर्टिकुलर क्वालिटी, फीलिंग, फीचर या फिर सब्सटेंस से कंप्लीट विदाउट होना, ओके, उसे हम जो है वो डिवॉइड कहते हैं। जब हम कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ में कोई पर्टिकुलर क्वालिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है या फिर उस चीज़ की कमी है या फिर वो चीज़ उसकी रहित है, वंचित है, तो उसे हम जो है वो डिवॉइड ऑफ
डिवॉइड के साथ जो है वो ऑफ इस प्रपोजिशन का यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्पीच जो है वो बिल्कुल इमोशन के बिना मतलब कि दी गई है, उसमें इमोशंस ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई द स्पीच वॉज डिवॉइड ऑफ इमोशन, कि भाई स्पीच में बिल्कुल भी जो है वो मतलब कि इमोशंस ही नहीं थे। वैसे अगर किसी रूम में फर्नीचर बिल्कुल ही नहीं है तो हम कह सकते हैं द रूम वॉज डिवॉइड ऑफ फर्नीचर। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी स्पीच में इमोशंस का ना होना, किसी रूम में फर्नीचर का ना होना, किसी स्टोरी में एक्साइटमेंट ना होना, किसी प्लान में प्रैक्टिकल आइडियाज़ की कमी होना, यानी कि किसी चीज़ में जब कुछ कमी होती है, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, तो उसे हम जो है वो डिवॉइड ऑफ का उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझकर चलनी है कि डिवॉइड का जो मतलब है वो सिर्फ लैक नहीं होता है। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की सिर्फ कमी होना। चीज़ तो मौजूद है लेकिन कम पैमाने में मौजूद है, यानी कि कमी है उस चीज़ की, ये होता है किसी चीज़ का लैक होना। लेकिन डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्टिकुलर ही कंप्लीटली, यानी कि पर्टिकुलरली कंप्लीटली मिसिंग होना, यानी कि एब्सेंट होना, उसे हम जो है वो मतलब कि डिवॉइड कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं होना, उस सेंस में डिवॉइड का यूज़ करेंगे। जैसे कि द रूम लैक्स डेकोरेशन, यानी कि रूम में डेकोरेशन की कमी है, यानी कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, कमी है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं कहूँ द रूम इज़ डिवॉइड ऑफ डेकोरेशन, कि रूम में जो है वो बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं है, डेकोरेशन के नाम पे एक फूल पत्ता भी नहीं है, ये होता है किसी चीज़ का डिवॉइड ऑफ होना, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लैक में क्या डिफरेंस है और डिवॉइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सिनोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि लैकिंग है, एम्प्टी है, या फिर विदाउट है। लैकिंग का मतलब होता है किसी नेसेसरी या फिर डिजायर्ड चीज़ की कमी होना, यानी कि चीज़ तो मौजूद होती है लेकिन कमी होती है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल्स की कमी है, यानी कि एग्जाम्पल्स आपने थोड़े बहुत दिए लेकिन ज़्यादा नहीं दिए, कमी लगी, इस तरीके से ये होता है लैकिंग। एम्प्टी का मतलब होता है कि किसी कंटेनर का, किसी प्लेस का या फिर किसी स्पेस का बिल्कुल खाली होना, अंदर कुछ ना होना, उसे हम एम्प्टी कह सकते हैं। जैसे कि आपके किचन में कुछ डिब्बे पड़े हैं, वो बिल्कुल खाली है, क्लासरूम खाली है, तो उसके लिए हम एम्प्टी यूज़ कर सकते हैं। विदाउट का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के बिना होना, उसे हम जो है वो मतलब कि विदाउट कहेंगे। विदाउट एक कॉमन और एवरीडे वर्ड है, ओके। जैसे कि अगर हम कहें ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, यानी कि उसने जो है वो अपनी क्लासमेट के बिना ही, बिना किसी हेल्प के कोई चीज़ जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, ये होता है विदाउट, ओके। इस तरीके से हमने यूज़ किया है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फुल है, रिच है, या फिर एबंडेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फुल। फुल का मतलब होता है किसी चीज़ से कंप्लीटली फिल्ड या फिर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समथिंग। ये वाला जो सेंस है हमें जब किसी चीज़ से मिलता है उसे हम फुल कह सकते हैं। जैसे कि द हॉल वॉज फुल ऑफ एक्साइटेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो हॉल था वो एक्साइटेड बच्चों से भरा हुआ था, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये होता है फुल होना। रिच का मतलब होता है किसी क्वालिटी, सब्सटेंस या फिर फीचर की लार्ज अमाउंट में प्रेजेंस होना, उसे हम रिच कहते हैं। जैसे कि द बुक इज़ रिच इन यूजफुल एग्जाम्पल्स एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़, यानी कि रिच उस क्वालिटी के एबंडेंस को शो करता है। तीसरा हमारा वर्ड खुद ही एबंडेंट आता है। एबंडेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई उस रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो पानी जो है वो मतलब कि पानी, फ्रेश वाटर जो है वो मतलब कि एबंडेंट है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये होता है एबंडेंट होना, ठीक है। हमारे सारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मूवी वॉज डिवॉइड ऑफ ह्यूमर एंड फेल्ट टू सीरियस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि मूवी में ह्यूमर बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं कह रहे कि कम था या फिर थोड़ा बहुत था, लैक यूज़ नहीं हुआ है, डिवॉइड यूज़ हुआ है, ठीक है। डिवॉइड यानी कि बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फील हो रही थी। तो इस तरीके से हमने समझा है कि डिवॉइड यानी होता क्या है और डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है ग्राउंड ब्रेकिंग। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, वर्ड बहुत बार हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो है वो मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको सारे वर्ड समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे मन से मैं आपको कुछ भी समझा रही हूँ, बल्कि ये जो सारी चीज़ें यानी कि जो भी वर्ड्स आपको समझाए जाते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेलिवेंसी को ध्यान में रखते हुए समझाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग को हम समझेंगे। इसका मतलब होता है क्रांतिकारी, कोई चीज़ ऐतिहासिक होना या फिर पूरी तरीके से कोई चीज़ नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना, तो उसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि कोई आइडिया, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन, कोई रिसर्च, कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई अचीवमेंट जो इतनी न्यू है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने फील्ड में एक मेजर चेंज लेकर आती है, एक बदलाव लेकर आती है, तो उसे हम जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं। जब कोई चीज़ पुराने मेथड से बिल्कुल डिफरेंट हो या फिर फ्यूचर में दूसरे लोगों के काम करने का तरीका भी बदल दे, तो उसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं।
जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर साइंटिस्ट कोई न्यू ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जो डिफ़िकल्ट मेडिकल टेस्ट को मच फास्टर एंड ईजियर बना दे, तो उस टेक्नोलॉजी को हम ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं। वैसे अगर किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट एक कम्प्लीटली न्यू सोल्यूशन प्रेजेंट करता है जो कि स्कूल में पहले किसी ने ट्राई ही नहीं किया था, तो उस आइडिया को भी ग्राउंड ब्रेकिंग कहा जा सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलनी है कि ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब सिर्फ न्यू होना नहीं होता। न्यू का मतलब होता है जो पहले से अवेलेबल नहीं था। इनोवेटिव इसके बाद दूसरा मतलब कि दूसरे स्टेज का वर्ड आता है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नया और क्रिएटिव आइडिया या फिर मेथड। लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है इतना न्यू, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इम्पैक्टफुल कि वो अपने फील्ड में मेजर चेंज ला सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि तीनों के एग्जाम्पल हम समझेंगे। अगर एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो ये न्यू हो सकता है कि वो कोई नई चीज़ यूज़ की है। एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्रिएटिव मेथड डेवलप किया, ये इनोवेटिव हो सकता है, यानी कि बहुत अच्छी बात है, इनोवेशन इसमें हमें दिखाया गया है। लेकिन किसी स्टूडेंट ने ऐसा कम्प्लीटली न्यू लर्निंग सिस्टम डेवलप कर दिया है जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लर्निंग मेथड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देगा, ये होती है कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ कि भाई कोई नई चीज़ है इस तरीके से, ओके। और ये भी तो हमने समझ लिया है कि भाई ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। अब हमारे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रेवोल्यूशनरी है, इनोवेटिव है या फिर पायनियरिंग है। रिवॉल्यूशनरी का क्या मतलब होता है? रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है बहुत ही मेजर या फिर ड्रामेटिक चेंज लाने वाला, उसे हम रिवॉल्यूशनरी कहते हैं। जैसे कि द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ रिवॉल्यूशनरी वे टू डिलीवर ऑनलाइन एजुकेशन टू रिमोट एरियाज, यानी कि जो मतलब कि गांव देहात वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है वो एजुकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वे मतलब कि निकाला है। रिवॉल्यूशनरी किसी एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर वे ऑफ थिंकिंग में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है, जबकि ग्राउंड ब्रेकिंग किसी आइडिया या फिर अचीवमेंट के पायनियरिंग नेचर पर फोकस करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनोवेटिव हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि न्यू, क्रिएटिव, इफेक्टिव आइडियाज या फिर मेथड्स इंट्रोड्यूस करना, उसे हम इनोवेटिव कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट्स क्रिएटेड एन इनोवेटिव वे टू रिसाइकल वेस्ट एट साइकिल, यानी कि उन्होंने कुछ जो है वो आविष्कारक चीज़ निकाली है, यानी कि वेस्ट मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उनका कुछ यूनिक है, इसे कहते हैं इनोवेटिव, ठीक है। पायनियरिंग हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है किसी फील्ड में ऐसा काम करना जो पहले किसी ने नहीं किया है या फिर फ्यूचर में डेवलपमेंट का पाथ क्रिएट कर सकता है, ऐसा काम करना, तो उसे हम पायनियरिंग कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि द साइंटिस्ट कंडक्टेड पायनियरिंग रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि साइंटिस्ट ने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो मतलब कि रिसर्च की है, पायनियरिंग रिसर्च की है, ऐसी रिसर्च की है जो पहले किसी ने कभी नहीं की, तो ये होता है किसी चीज़ का पायनियरिंग होना, ठीक है। इस तरीके से हमने हमारे सारे सिनोनिम्स समझे हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है या फिर ऑर्डिनरी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कन्वेंशनल, इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल या फिर जो कॉमनली एक्सेप्टेड मेथड जो फॉलो की जाती है, यानी कि जो पहले से प्रचलित है उसे हम कन्वेंशनल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि अगर मतलब कि स्कूल में जो है वो टीचिंग की कन्वेंशनल मेथड्स फॉलो की जाती है, यानी कि वही पुरानी वाली मेथड्स फॉलो की जाती है, कुछ नयापन नहीं है, ये होता है कन्वेंशनल होना। ट्रेडिशनल का भी मतलब यही होता है कि भाई जो पुराने या फिर जो लॉन्ग इस्टेब्लिश मेथड्स हैं या फिर जो आइडियाज़ या फिर जो प्रैक्टिसेस है जो पहले से फॉलो होती आई है उसे हम ट्रेडिशनल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि द रेस्टोरेंट स्टिल यूजेस ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई रेस्टोरेंट में जो है वो आज के स्टाइल का खाना अभी भी नहीं बनता, जो पुराना जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी तरीके से जो है वो खाना बनता है, ये होता है किसी चीज़ का ट्रेडिशनल होना, ठीक है। और लास्ट हमारा वर्ड आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल, कॉमन या फिर नॉट स्पेशली अनयूजुअल, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनरी में कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी नहीं होती है, यानी कि जैसी चीज़ होती है जैसे नॉर्मल, हमें मतलब कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये तो ऐसी होनी चाहिए थी, उसे हम ऑर्डिनरी कहेंगे। जैसे कि इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भाई बहुत ही मतलब कि सामान्य सा प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई नई बात नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट होते हैं वैसा ये है, कुछ अलग तो है नहीं इसमें, ये होता है किसी चीज़ का ऑर्डिनरी होना। आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर है। अब इसी के साथ हम जो है वो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द साइंटिस्ट मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दैट कुड चेंज मॉडर्न मेडिसिन। इस सेंटेंस का मतलब है कि साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की है
जो कि फ्यूचर में मॉडर्न मेडिसिन को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब सिर्फ न्यू डिस्कवरी से नहीं है, बल्कि ऐसी डिस्कवरी है जो अपनी फील्ड में मेजर इम्पैक्ट ला सकती है और फ्यूचर में डेवलपमेंट्स का डायरेक्शन भी बदल सकती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब यानी होता क्या है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर खत्म होते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जो है वो अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।